दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना एकदम फ्री है, एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा, लेकिन फायदा ये होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन द्वारा। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम भारत की सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट के बारे में जो है बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप जिलाधिकारी कैसे बन सकते हैं, आप डीएम कैसे बन सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं एक जिले का मुखिया जो है एक डीएम होता है, तो उसके बारे में जो भी प्रश्न आपके मन में है मैंने स्क्रीन पर जो है दर्शा रखे, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है आपको इन सभी प्रश्नों का जो है आपको उत्तर मिलने वाला है, और मैं निश्चित कर देता हूं आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको जो है आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा जिलाधिकारी से संबंधित। तो वीडियो को जो है आप जो है शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डीएम यानी कि जिलाधिकारी क्या होता है। दोस्तों अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो इसको हम डीएम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसे भारत में जिलाधिकारी, कलेक्टर, आईएएस इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। भारत में डीएम ही सरकारी नौकरी में सबसे उच्च माना जाता है। एक डीएम जिले का मुखिया होता है। यही जिले का कानून, कृषि, उत्पाद, व्यवसाय और गांवों में सरकारी योजना को लागू कराने का काम जो है वो डीएम के ही जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। अब जो है हम बात करते हैं कि एक चयन प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों अगर आप डीएम बनना चाहते हो तो आपको जो है सबसे पहले जो है हम जान लेते हैं कि डीएम बनने के लिए परीक्षा का आयोजन कौन कराता है और कौन सी परीक्षा आपको देनी होगी। तो दोस्तों डीएम बनने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सर्विस एग्जाम जो है वो उसका आयोजन कराया जाता है हर वर्ष। सो डीएम बनने के लिए आपको जो है सिविल सर्विस एग्जाम देना होगा। अब जो है हम जान लेते हैं चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी। तो अगर जो है आप डीएम बनना चाहते हैं तो आपको जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो है आपको यानी कि आपको आईएएस बनना होगा। सिविल सेवा परीक्षा में आपको आईएएस की रैंक प्राप्त करनी होगी। सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्राप्त कुल अंक और उनके द्वारा दी गई सेवा वरीयता के अनुसार ही पदों का आवंटन किया जाता है। मतलब जो टॉप रैंकर्स रहेंगे वो आईएएस बनेंगे। मान के चलिए 1000 वैकेंसी है तो 1000 में जितने आईएएस की जो वैकेंसी होगी उसमें से टॉप जो मान के चलिए 100 आईएएस की वैकेंसी है तो 1000 में से जो 100 टॉप मेरिट में रहेंगे उनको आईएएस मिलेगा, उनको आईएएस बनाया जाएगा। सो आईएएस बनने के बाद ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट डीएम बन जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सबसे पहला जो है इनिशियल पोस्ट, सबसे पहली पोस्ट आपको एसडीएम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट की आपको पोस्ट दी जाएगी जैसे ही आप आईएएस की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आपका जो प्रमोशन है एसडीएम से उस जो है आपको या उसको सब कलेक्टर भी बोलते हैं। सो उसके बाद आपका प्रमोशन जो है आपका 5 साल से 6 साल के बाद आप डीएम, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो बनते हैं। इनको जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बोला जाता है। सो जो डीएम है वो 5 से 6 साल आईएएस नौकरी करने के बाद उसके बाद जो है आप डीएम बनते हैं। उसके बाद अगर हम प्रमोशन की बात करें, स्पेशल सेक्रेटरी, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, सेक्रेटरी टू ए मिनिस्ट्री, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी जो है बनते हैं। फिर आप चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं, यूनियन सेक्रेटरी ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज के जो है आप यूनियन सेक्रेटरी बनते हैं। फिर आप सबसे उच्च पद कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का होता है। तो यहां तक यह आप जो है प्रमोशन आपका हो सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए जिलाधिकारी बनने के लिए। तो दोस्तों जिलाधिकारी यानी कि आईएएस बनने के लिए आपको बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट आप होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, कुछ भी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। कोई परसेंटेज की डिमांड नहीं होती, केवल आप पास होने चाहिए। आप पास कर चुके हैं या फाइनल ईयर में अपियर हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा की अगर बात करें दोस्तों, सामान्य श्रेणी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 21 वर्ष से 32 वर्ष होता है, लेकिन यहां पर जो अनुसूचित जाति, एससी, एसटी और अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट दी गई है और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष की छूट आयु में दी गई है। नाउ हम बात करते हैं अटेम्प्ट। दोस्तों इस परीक्षा को आप जो है जो सामान्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स है वो अधिकतम 6 बार अपियर यानी कि 6 बार इस परीक्षा को दे सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स, अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स 9 बार इस परीक्षा को दे सकते हैं, 9 अटेम्प्ट। और एससी एसटी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, वो जब तक उनकी उम्र है वो दे सकते हैं। नाउ परीक्षा जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसकी कितनी स्टेज होती है दोस्तों, इसकी 3 स्टेज होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। नाउ अब सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के जो पैटर्न है उसकी। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, 200-200 अंकों के होते हैं, 2 घंटे का जो है अलग अलग समय दिया जाता है और बहुविकल्पीय होते हैं। और ऑफलाइन आपकी परीक्षा होती है ओएमआर सीट पर। सो यहां पर जो है आपको 2 चीजें महत्वपूर्ण जो है आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली चीज, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। अगर कोई भी क्वेश्चन आप गलत कर देते हो तो 1/3 जो है आपको आपके जो 1/3 जो है आपका जो है वो अंक काट लिए जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो मेरिट बनेगी आपकी वो पेपर 1 यानी कि जर्नल स्टडी जीएस 1 की बनेगी। सी सेट पेपर 2 जो होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसकी मेरिट नहीं बनती, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। केवल इसमें आपको दूसरे पेपर में 33% अंक लाने होते हैं क्योंकि इसकी मेरिट नहीं बनती है। नाउ अगर आप इसमें प्री कट ऑफ की
की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, नॉर्मली 100 अंकों से लेकर 110 अंकों के बीच जो है आपकी कट ऑफ जाती है 200 अंकों में से, लेकिन ये निर्भर करता है कि एग्जाम की टफनेस कितनी थी। नाउ सिलेबस की अगर बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पेपर 1 का सिलेबस एंड पेपर 2 में जो आपका आता है आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी के जो लोकोक्तियां, मुहावरे, वोकैबुलरी, पर्यायवाची शब्द और आपका जो है विलोम शब्द, इस टाइप से जो है प्रश्न होते हैं पेपर 2 में। पेपर 1 में आपका ये इतिहास, राजव्यवस्था, इकोनॉमी, जर्नल साइंस, पर्यावरण, ये सब आते हैं। नाउ अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें, प्री एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपको मुख्य परीक्षा देनी होती है दोस्तों। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। महत्वपूर्ण बात यहां पर एक है कि जो पेपर ए और पेपर बी होता है, ये भाषा के प्रश्न पत्र होते हैं। ये सारे डेस्क्रिप्टिव होते हैं, मतलब ये ऑफलाइन एग्जाम होता है, लिखित होता है, आपको लिखना होता है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। सो इंडियन लैंग्वेज संविधान के 8वें जो शेड्यूल्ड में जो है जो भाषा दी गई है, हिंदी और आपका कश्मीरी, तमिल, इतनी बहुत सारी भाषाएं दी गई है, कन्नड़, आप उनमें से चुनाव करके एक भाषा को चुन सकते हैं, वो जो है आपका प्रश्न पत्र ए हो जाएगा। पेपर बी की अगर बात करें वो अंग्रेजी भाषा का होता है। ये दोनों प्रश्न पत्र 300-300 अंकों के होते हैं और ये 9 के 9 पेपर 3-3 घंटे का समय इनको दिया जाता है। सो ये 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इनकी मेरिट नहीं बनती। जो मेरिट बनती है वो निबंध लेखन और जो GS1, GS2, GS3, GS4 और आपको एक वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जिससे आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या जिस सब्जेक्ट में आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, सोशियोलॉजी, इतिहास या जो है जियोग्राफी, जो भी आप सही समझे वो लेना होता है। उसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो ये 250 अंकों के सभी प्रश्न पत्र होते हैं, एक एक प्रश्न पत्र, और इनके लिए भी 3-3 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप संतुष्ट हो, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को जो है लाइक कर दे। नाउ दोस्तों सिलेबस की अगर बात करें, जो भाषाओं का जो सिलेबस होता है मैं आपको बता देता हूं, चाहे इंडियन लैंग्वेज की भाषा की अगर बात करें चाहे इंग्लिश की, तो इनमें कंप्रीहेंशन आएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको आंसर देना होगा क्वेश्चन का। प्रेसिस राइटिंग आपकी होगी और वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, शॉर्ट ऐसे और ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश, यानी कि जो भी भाषा आप चुनते हैं, इंग्लिश से उस भाषा में, जैसे मैंने हिंदी अगर चुन लिया, हिंदी से इंग्लिश और हिंदी इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। नाउ जर्नल स्टडी का अगर सिलेबस की बात करें तो जो 3 पेपर होते हैं GS1, GS2, GS3, उनमें ये सभी आते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें जो है प्रारंभिक परीक्षा की तरह सभी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अन्य चीजें ऐड हो जाती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, महिला संबंधी मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, डिजास्टर मैनेजमेंट। नाउ पेपर 4 जो होता है वो एथिक्स, इंटीग्रिटी, जर्नल एप्टीट्यूड, यानी कि आपके आचार विचार का ये पेपर होता है। सो नाउ अब हम बात करते हैं जर्नल स्टडी सिलेबस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आप कौन कौन सा ले सकते हैं। तो लिस्ट पूरी आपकी स्क्रीन पे दी हुई है। आप जो है भाषा का साहित्य भी ले सकते हैं, जैसे हिंदी साहित्य, कन्नड़ साहित्य, तो आप जो है एक चुनाव करके आप उनमें दे सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है 2 प्रश्न पत्र आते हैं 500 अंकों का। नाउ अब हम देखते हैं कि अगर आप मेंस एग्जाम भी पास कर जाते हैं फिर आपको इंटरव्यू देना होता है जो 275 अंकों का होता है। इसमें आपको जो है व्यक्तित्व परीक्षण, मानसिक योग्यता, व्यावहारिक ज्ञान का जो है आपका परीक्षण किया जाएगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको अपने विवेक के अनुसार देना होगा। अब फार्म कब आते हैं दोस्तों? नॉर्मली हर वर्ष फार्म फरवरी में आ जाते हैं, सेकंड वीक फरवरी के, और आपको जो है एग्जाम जो होता है 31 मई को प्रतिवर्ष होता है, लेकिन इस साल पोस्टपोन हो गया है कोरोना वायरस के कारण। आप जो है हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं, आपको जो है रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। नाउ सैलरी की बात करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि जो IAS बनता है वो एकदम से जो है DM नहीं बनता, उसको 5 से 6 साल लगते हैं DM बनने के लिए। तो DM की अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पर बेसिक जो पे होता है DM का 78,800, उसके साथ उसको HRE, DA, TA मिलाकर कुल ये मान के चलिए 1,10,500 से लेकर 1,31,000 तक पर मंथ अब उसको जो है सैलरी दी जाती है। और अन्य बेनिफिट भी आप देख सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंस है, फ्री फोन कॉल्स है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल है फ्री। सो ये सारी जो अन्य सुख सुविधाएं हैं उनके बारे में आप जानते हैं, आप देख सकते हैं। नाउ आप इस परीक्षा की तैयारी की स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले आप सिलेबस का गहन अध्ययन करिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगभग 15 से 20 वर्ष का उनका विश्लेषण करें, देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके बाद 6th क्लास से 12th क्लास तक की आप NCERT पढ़े, उसके बाद NCERT खत्म करने के बाद आप बेसिक बुक्स पढ़े एंड उस साथ साथ में आप न्यूज़पेपर्स, मंथली मैगजीन और आंसर राइटिंग की भी आप जो है प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे यार, काफ़ी मेहनत लगती है एंड मैंने कोशिश किया कि आपको बेस्ट जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूं, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आने वाली वीडियो हमारी IPS कैसे बने, IFS कैसे बने, IRS कैसे बने, ये सब होगी। सो थैंक यू।